अपने सेगमेंट की ऐसी गाड़ी जिसका सबसे पावरफुल इंजन है, सबसे अच्छी पिकअप है, माइलेज के मामले में थर्ड बेस्ट है और अपनी सेगमेंट के अंदर सबसे बड़ी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दे रही है। इस गाड़ी की सारी डिटेल्स जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। हाय एवरीवन, अक्सर क्या होता है कि जितने भी फेमस ब्रांड्स हैं, जो भी फेमस मॉडल्स हैं, हम उसके बारे में डिस्कशंस करते हुए इतनी उलझ जाते हैं, उनमें इतने ज़्यादा घुस जाते हैं कि कई बार ऐसे ब्रांड जिनका ज़्यादा नाम नहीं है, जो इंडिया में नए नए आए हैं, जो उतने वेल एस्टैब्लिश नहीं है, कई बार वो एक अच्छा प्रोडक्ट लेके आते हैं लेकिन हमारी नज़र उस पर पड़ती नहीं है। ठीक वैसे ही जब हम किसी मार्केट में जाते हैं तो हम वेल नोन शॉप्स में जाते हैं, लेकिन कोई नई चीज़ आई हो मार्केट में या कोई नई दुकान आई हो जिसका उतना किसी ने नाम ना सुना हो, अगर वो प्रोडक्ट भी अच्छा दे रहा होगा तो कई बार हमारी उस पर नज़र नहीं पड़ती। कुछ यही कहानी है सिट्रोएन की, जो कि एक फ्रेंच कंपनी है और जो अपनी पहली गाड़ी सिट्रोएन C5 एयरक्रॉस के साथ 2021 में लॉन्च हुई थी। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सिर्फ एक ही साल हुआ है, क्योंकि इसकी गाड़ी अप्रैल 2021 में लॉन्च हुई थी एंड अनफॉर्चुनेटली इसकी जो C5 है वो उतनी ज़्यादा बिकी नहीं। एक गलती इसने ये कर दी कि C5 ओवर प्राइस थी। चलाने में बैठने में सब में ठीक है वो कार, रिव्यूज़ भी ठीक ठाक हैं, बट क्योंकि इसका लोगों को प्राइस ज़्यादा लगा इसलिए ये उतनी ज़्यादा बिक नहीं पाई। और भाई कंपनी ने भी हार नहीं मानी, कंपनी ने इन्वेस्टिगेट किया कि ये गाड़ी क्यों नहीं बिकी, तो इन्हें रियलाइज हुआ कि C5 में गलती इन्होंने ये कर दी। सिट्रोएन वालों ने C5 को इंडिया में CKD मॉडल के थ्रू इंट्रोड्यूस करा, यानी कि कंप्लीटली नॉक्ड डाउन। एक होता है CBU जो कि होता है कंप्लीटली बिल्टअप, जो कि पूरी की पूरी गाड़ी एज इट इज इंपोर्ट होकर आती है, जैसे फेरारी लैम्बोर्गिनी। CKD क्या होता है कि इसके पार्ट्स सारे के सारे बाहर से आते हैं, इंडिया में लेके उसको सिर्फ असेंबल किया जाता है, तो उसको कंप्लीटली नॉकडाउन कहते हैं। उसमें टैक्सेस कम लगते हैं, लेकिन जो गाड़ियां कंप्लीटली लोकलाइज्ड होती हैं, इंडिया में ही बनती है स्क्रैच से, उनसे तो ज्यादा टैक्स होता है। तो इस चीज की वजह से ये सिट्रोएन C5 जो है वो अपनी सेगमेंट की बाकी गाड़ियां जैसे कि XUV 700, हेक्टर प्लस, एल्काजार, सफारी, इनके साथ कंपीट नहीं कर पाई, क्योंकि ये सारी की सारी गाड़ियां हैं लोकलाइज्ड। अब इस तरह से हाथ जलाने के बाद इस कंपनी ने सोचा कि भी अगली जो गाड़ी लेके आएंगे कोशिश करेंगे कि उसमें ज्यादा से ज्यादा लोकलाइजेशन करें, और कंपनी का प्लान था कि ये सब कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में घुसे। तो अब ये लेके आए हैं सिट्रोएन C3, जिसमें मैक्सिमम 90% के करीब पार्ट्स लोकलाइज्ड हैं। और कंपनी वालों का ये कहना है कि इनका जो प्लांट है चेन्नई में, ज्यादातर इनके वेंडर्स जो इनको पार्ट सप्लाई करते हैं वो 50 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी काफी कम हो गई। इस तरह से इस कंपनी ने अपनी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज्यादा करने की कोशिश करी है, और वाकई में एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आए हैं कि अगर आप इसकी प्राइसिंग की बात करो तो ये आपको अपनी सेगमेंट में बहुत कॉम्पिटिटिवली प्राइस नजर आएगी। अब इसका एग्जैक्ट प्राइस जो है वो कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया है, वो डिस्क्लोज होएगा बाद में 20 जुलाई को, जब ये गाड़ी लॉन्च होएगी। अभी फिलहाल ये लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन इसकी प्री बुकिंग चल रही है, जो कि 1 जुलाई को स्टार्ट हुई थी और 19 जुलाई को खत्म होगी। अब अगर मैं इसकी प्राइसेस की बात बता दूं तो कुछ प्राइसेस इसके लीक हुए हैं जो कि मैंने यहां शेयर करे हुए हैं, और इस टेबल को देख के आपको रियलाइज होगा कि इसके प्राइसेस वाकई बहुत कंपेटिटिव हैं। 5.5 से लेके 8.5 तक में सारी की सारी गाड़ी प्राइस्ड है एक्स शोरूम। अब प्री बुकिंग की अगर बात करी जाए तो 1 से 19 तक इसकी बुकिंग चल रही है, प्री बुकिंग चल रही है, और सेलेक्ट एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड्स पे 10% का डिस्काउंट भी है। बुकिंग अमाउंट 21,000 रुपए है फिलहाल। इस गाड़ी की अगर मैं हाईलाइट्स की बात करूं, मैं डिटेल्ड फीचर्स के बारे में बाद में बात करूंगा, मैं अभी फिलहाल हाईलाइट्स की बात करता हूं, उसके बाद मैं एक्सटीरियर, इंटीरियर, फिर सेफ्टी, कंफर्ट, इंफोटेनमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में अलग से बात करूंगा, और कहाँ गाड़ी मिस आउट होती है मैं उसकी भी बात करूंगा, क्योंकि इतने कम प्राइस में गाड़ी सब कुछ दे दे तो फिर तो सारी दुनिया इसी गाड़ी को लेगी, बाकी गाड़ियों को क्यों लेगा। तो ऑब्वियसली कहीं पर अगर एक चीज़ मिलती है तो कहीं ना कहीं एक चीज़ का ट्रेड ऑफ भी होता है, तो उसके बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा। बात करते हैं गाड़ी की हाईलाइट्स की। तो इस वीडियो के इंट्रो में जो मैंने बताया था एग्जैक्टली वही है। इस गाड़ी में 2 इंजन ऑप्शंस आते हैं, जो दोनों इंजन हैं वो 1.2 लीटर ही हैं, 3 सिलेंडर ही हैं। बस फर्क सिर्फ ये कि एक नेचुरली एस्पिरेटेड है और एक टर्बो पेट्रोल है। दोनों पेट्रोल है, डीजल का कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। अब जो नेचुरली एस्पिरेटेड है वो देता है करीबन 81-82 bhp की पावर और 115 Nm की टॉर्क, यहां तक तो ठीक है। अब बात करते हैं टर्बो पेट्रोल की। ये है, दिस इज द इंजन विच इज क्रिएटिंग ऑल दी बज, क्योंकि ये इंजन निकाल रहा है करीबन 109-10 bhp की पावर और 190 न्यूटन मीटर की टॉर्क। अब इस टॉर्क का एडवांटेज ये है कि इसका 0 to 100 10 सेकंड में है। अब अगर आपको ना पता हो कि 10 सेकंड की क्या वैल्यू है, तो टाटा नेक्सन की जो ईवी आई थी, ईवी मैक्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ईवी की बात कर रहा हूं, उस गाड़ी को जब लोगों ने चलाया तो उस गाड़ी को चला के लोगों को लगा कि भी इसका पिकअप बहुत जबरदस्त है, क्योंकि वो तो बिजली से चलती है, उसमें कोई इंजन तो है नहीं, तो उसमें लैग तो फील नहीं होता, वो तो पेडल मारती भागती है। तो उस गाड़ी में एक है डी यानी कि ड्राइव मोड और एक है एस स्पोर्ट मोड। तो स्पोर्ट मोड में चलाते ही वो गाड़ी दौड़ती थी, और काफी लोगों ने क्लेम किया हुआ है कि
कि रेड लाइट के बाद जैसी ग्रीन सिग्नल होता है तो वो गाड़ी ऐसी होती है जो सबसे आगे भागती है, बाकी गाड़ियां उसके पीछे पीछे चल रही होती हैं। तो नेक्सन ईवी बैटरी वाली कार जिसमें कोई लैग नहीं है, जब वो स्पोर्ट मोड में होती है तो उसका 0 to 100 10 सेकंड होता है। ये एक्सेलरेशन टाइम सिट्रोएन C3 का है जो टर्बो पेट्रोल है। अब बात यह है कि यार अगर इतना पावरफुल इंजन है, इतनी ज़्यादा टॉर्क है, तो माइलेज कॉम्प्रोमाइज़ होती होगी। तो आपको एक बात बता दूं कि अपनी सेगमेंट में इट इज़ दी थर्ड बेस्ट फ्यूल एफिशिएंट कार। फिगर्स की बात करता हूं तो इसकी जो क्लेम्ड टेस्टेड माइलेज है ARAI नेचुरली एस्पिरेटेड की है 19.8 kmpl और टर्बो पेट्रोल की है 19.4 kmpl। सिर्फ 0.4 kmpl का फर्क है, लेकिन पावर आउटपुट में जमीन आसमान का फर्क है। 19.8 और 19.4 kmpl से ऊपर सिर्फ दो गाड़ियां आती हैं। टॉप पे रेनॉल्ट काइगर जिसकी 20.5 kmpl है और दूसरे नंबर पे निसान मैग्नाइट जिसकी 20 kmpl है। उसके बाद सीधा 19.8 वाला जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है वो आता है। अगर कोई इंजन इतनी जबरदस्त पिकअप और एक अच्छी खासी माइलेज दे रहा है तो इंजन के मामले में तो मैं कहूंगा कि भाई गाड़ी डेडली कॉम्बो ऑफर करती है। अब बात करते हैं इसकी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट के बारे में। इसका जो टच स्क्रीन है, जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, वो है 10 इंच का। Hyundai Venue में 8 इंच का आता है। Kia Sonet जो इस प्राइस रेंज की है उसमें भी 8 इंच का आता है। जो 10.25 इंच वाला है वो तो बहुत एक्सपेंसिव है, वो तो 12-13 लाख की कैटेगरी में आती है। रेनॉल्ट काइगर में भी 8 इंच का आता है। तो आप देख लो जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं। इनफैक्ट मारुति सुजुकी की जो ब्रेजा है जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, जो उसका टॉप मॉडल है जो 13,96,000 का है, उसका जो टच स्क्रीन सिस्टम है वो भी 9 इंच का ही है। 10 इंच की स्क्रीन लेके ये गाड़ी वाकई में क्रेटा और सेल्टॉस वाली टेरिटरी में, या फिर मैं कहूं कि जो सोनेट के टॉप वेरिएंट्स है उस कैटेगरी में जाती है। अब ये तो हो गई हाइलाइट्स की बात। अब चलते हैं डिटेल्स में। मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था, हालांकि इस गाड़ी के बारे में अनाउंसमेंट काफ़ी पहले आ गई थी, लेकिन मैं वेट कर रहा था कि कुछ क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन आए, क्योंकि मैं काफ़ी सारी वेबसाइट्स और काफ़ी सारे आर्टिकल्स देख रहा था तो कहीं पे कुछ लिख रखा था, कहीं पे कुछ लिख रखा था। बिल्कुल बेसिक चीज़ें ना आपको चारों तरफ डिफरेंट मिलेगी। इंजन की पावर अलग है, कोई 80 bhp बताता है, कोई 82 bhp बताता है, कोई 81 बता रहा है। यहाँ तक कि व्हील साइज भी लोग अलग अलग बता रहे हैं। कहीं पे आपको 14 इंच मिलेगा, कहीं पे 15 इंच मिलेगा। इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन पहले नहीं कर रहा था। अब मैंने सोचा कि मैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इसकी वेबसाइट पे जाता हूँ। मैं सिट्रोएन की वेबसाइट पे गया तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है। वहाँ पे आप सिर्फ गाड़ी को प्री बुक कर सकते हो, गाड़ी को एक्सप्लोर कर सकते हो और गाड़ी का कार कॉन्फ़िगरेटर देख सकते हो। ना तो आपको उसमें उसकी डिटेल स्पेसिफिकेशंस नजर आएंगी, ना ही आपको कोई ब्रोशर नजर आएगा। ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। खैर, मैंने जब एक्सप्लोर करने की कोशिश करी तो एक्सप्लोर करने के अंदर मैंने गाड़ी का टॉप मॉडल सेलेक्ट करा, उसमें उसके एक्सटीरियर्स, इंटीरियर्स, उसका 360 डिग्री व्यू सारा कुछ देखा और उसके कॉन्फ़िगरेटर के अंदर भी उन्होंने अपने मॉडल्स के बारे में जो लिखा हुआ है उसमें जो जो डिटेल्स है मैंने वो सारी देखी हैं। तो मैं उस चीज़ को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मांगता हूँ। बाकी इंटरनेट पर यहाँ जो चीज़ें हैं जो आपस में मैच नहीं हो रही हैं, मैं उन्हें कंसिडर नहीं करूँगा। तो पहली बात तो ये है कि हालांकि एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है, लेकिन सिट्रोएन वाले इसे एसयूवी का नाम नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि दिस इज अ हैचबैक विद अ ट्विस्ट। अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो मैं यहाँ सारे के सारे फीचर्स लिस्ट आउट कर देता हूं, बट मैं बेसिक चीजें बताता हूं कि जो इसका लोअर एंड वेरिएंट है, यानी कि लाइव, अच्छा लाइव है और एक फील है, दो ही वेरिएंट्स हैं। फिर फील में अगेन सब वेरिएंट्स हैं, डुअल टोन पैक है, फिर एक लाइव पैक है, फिर एक लाइव डुअल टोन पैक है। इस गाड़ी में 3 पैक्स आते हैं विद 56 कस्टमाइजेबल ऑप्शंस और 70 एक्सेसरीज आती हैं। जितने इसमें पैक्स, ऑप्शंस और एक्सेसरीज हैं, मुझे ये गाड़ी कुछ कुछ मिनी कूपर की याद दिलाती है, क्योंकि इतनी ज्यादा हैवी कस्टमाइजेशन उसी गाड़ी में होती है। खैर, जो इसका बेस मॉडल है यानी कि लाइव, जिसमें कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है, बड़ा सिंपल सा है। इंटरनली एडजस्टेबल आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स हैं, मैनुअल एसी है, सिंगल टोन इंटीरियर है, सिंगल टोन एक्सटीरियर है, अलॉय व्हील्स नहीं है, स्टील रिम्स हैं। बट ये है कि उसमें व्हील कवर्स मिल जाएंगे, डुअल एयरबैग्स, एबीएस, ईबीडी, रियर पार्किंग सेंसर। ये तो गवर्नमेंट का रेगुलेशन है कि ये तो हर गाड़ी में होने चाहिए, तो वो तो है ही। हेडलैम्प्स इसके हैलोजन है और पावर विंडोज आपको सिर्फ आगे मिलेंगी, पीछे नहीं मिलेंगी। अब चलते हैं जो इसका सबसे टॉप मॉडल है फील, उसके फीचर्स की बात करते हैं। कमाल की बात यह है कि अलॉय व्हील्स इसमें भी नहीं है। अब कुछ वेबसाइट्स हैं जो कह रही हैं कि हैं, कुछ हैं जो कह रही हैं नहीं है। तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए अगेन मैं कार कॉन्फ़िगरेटर पे गया और कार कॉन्फ़िगरेटर पे जाके मैंने इसका टॉप मॉडल सेलेक्ट किया और फिर कॉन्फ़िगरेटर ऑन करा। तो टॉप मॉडल सेलेक्ट होने के बावजूद उसके अंदर स्टील रिम्स विद व्हील कवर्स थे, अलॉय व्हील्स नहीं थे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अलॉय व्हील्स इस गाड़ी में नहीं आएंगे। लेकिन अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो एक्सटीरियर इसमें फ्रंट स्किड प्लेट्स हैं, व्हील आर्चेस पे क्लैडिंग है, सामने की तरफ एलईडी डीआरएल्स हैं, डुअल टोन का ऑप्शन मिल जाता है आपको इसमें। इंटीरियर्स के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस हैं, जैसे जो आपको डैशबोर्ड मिलेगा उसमें 2 ऑप्शंस मिल सकते हैं,
एक ग्रे और एक ऑरेंज, तो उससे डुअल टोन थीम आ जाएगी इंटीरियर्स में। एसी वेंट्स के ऊपर एक ग्लॉसी ब्लैक आउटर रिंग है। इनसाइड डोर हैंडल्स जो हैं वो सैटिन क्रोम फिनिश्ड हैं। एसी वेंट्स, गियर नॉब और स्टीयरिंग व्हील उन पे आपको क्रोम एक्सेंट्स मिल जाएंगे। आगे दो के साथ साथ पीछे भी दोनों रेयर विंडोज हैं और उसमें वन टच कंट्रोल है। स्पीड सेंसिटिव ऑटो डोर लॉक है। स्टीयरिंग व्हील के अंदर टिल्ट फंक्शन मिल जाता है। रेयर सीट बैक पॉकेट्स हैं। ड्राइवर की जो सीट है वो मैनुअली हाइट एडजस्टेबल है। खैर अगर मैं सीट की बात करूं तो जो बेस वेरिएंट है उसके अंदर भी ड्राइविंग की जो सीटिंग पोजीशन है वो बाकी के हैचबैक से 100 मिलीमीटर ऊपर है, और इसीलिए वेबसाइट पे आपको ये दिखेगा कि इन्होंने ये लिखा हुआ है कि इट ऑफर्स अ पैनोरामिक व्यू, क्योंकि जो ड्राइवर है वो इतनी हाइट पे बैठता है कि उसे सब कुछ बाहर का अच्छा दिखाई देता है। और इसमें थिएटर लाइक सीटिंग स्टाइल भी है, जिसमें कि पीछे की जो बेंच है वो आगे की सीट से थोड़ी सी ऊपर है, तो जो पीछे बैठा है उसे भी एक अच्छा व्यू मिल जाता है सामने रोड का, और जो सामने बैठा है उसे भी एक थोड़ी सी कमांडिंग पोजीशन नजर आती है। गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी है, 180 mm है। अब 180 mm कितना होता है, जो स्कॉर्पियो एन है उसका 187 mm है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक हैचबैक के हिसाब से 180 mm इज गुड इनफ। अब ये टॉप वेरिएंट है, इसमें आपका जो इंफोटेनमेंट है वो 10 इंच टच स्क्रीन है, जिसमें आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो भी मिलता है, और साथ ही साथ 4 स्पीकर भी मिलते हैं। साथ ही साथ आपको एक USB पोर्ट फ्रंट की तरफ मिलेगा और 2 फास्ट चार्जिंग USB पोर्ट पीछे की तरफ मिलेंगे। अब ये तो होगी वो सारी बातें जो ये गाड़ी ऑफर कर रही है। अब कहाँ पे एक कार मिस आउट कर रही है? पहली बात, इस गाड़ी में अलॉय व्हील्स नहीं है, जो कि आजकल हर कार में टॉप वेरिएंट में तो होते ही होते हैं। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVMs नहीं है। AC भी इसका टॉप वेरिएंट में मैनुअल है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इस गाड़ी में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं है। जो इसका नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है उसमें 5 स्पीड मैनुअल मिलेगा, और जो इसका टर्बो पेट्रोल है उसके साथ आपको 6 स्पीड मैनुअल मिलेगा, तो ऑटोमेटिक का इन्होंने कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है। ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आने वाले टाइम में जो इसका टर्बो पेट्रोल है उसके साथ एक 7 स्पीड DCT यानी कि डुअल क्लच ट्रांसमिशन दिया जाएगा, तो ऑटोमेटिक का ऑप्शन आगे आने वाला है, क्योंकि इन्होंने C5 में थोड़ी सी मार खाई है और ये C3 को एक नई पोजीशनिंग के साथ लॉन्च कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा फीचर्स वाली, बहुत ज़्यादा लग्जरी वेरिएंट और ऑटोमेटिक वेरिएंट नहीं निकाला है, इस डर से कि यार अगर कहीं ये ना बिके तो कहीं ऐसा ना हो कि ये भी फ्लॉप हो जाए। इस गाड़ी को इन्होंने बहुत प्राइस कॉम्पिटिटिव इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करी है, जो कि 6 से 8.5 लाख के बीच में है। अगर इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आ जाता तो 1.5 लाख और जोड़ लो, 10 हो जाते। और फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें सनरूफ नहीं है, इसमें ऑटोमेटिक AC नहीं है, इसमें अलॉय व्हील्स नहीं है, तो अलॉय व्हील्स के आप और 40,000 जोड़ लो तो 10,40,000 हो गए। ऑटोमेटिक AC, क्रूज कंट्रोल, सनरूफ, ये सब मिला मिलोगे। सनरूफ भी सस्ती चीज़ नहीं है, 40,000 उसके और जोड़ लो तो इसका प्राइस 11-12 की टेरिटरी में चला जाता। अब जैसे ही इसका टॉप वेरिएंट 11-12 की टेरिटरी में चला जाता, फिर इसको थोड़ा सा और बाकी गाड़ियों के साथ कंपेयर करा जाता कि सोनेट में तो ये सब है, ये तो इतने की है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इन्होंने जो अननेसेसरी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट इंक्लूड कर देती हैं गाड़ी की प्राइसिंग में, और गाड़ी का प्राइस काफ़ी हाई चला जाता है, और साइकोलॉजिकली फिर लोगों को लगता है कि ये गाड़ी तो महंगी है, तो इन्होंने उस चीज़ को अवॉइड करा हुआ है। वैसे अगर देखा जाए तो सनरूफ भी मैंने काफ़ी लोगों के रिव्यूज़ देखे हैं, काफ़ी लोगों से बात भी करी है जिनकी गाड़ियों में सनरूफ है, तो मैंने एक चीज़ देखी है कि या तो गाड़ी में सनरूफ ना हो, और अगर हो तो पैनोरामिक हो, जिसमें कि आपको पूरा पीछे से लेकर आगे तक एक अच्छा बढ़िया स्काई व्यू नज़र आता है, आसमान नज़र आता है, बारिश पड़ती है तो काफ़ी अच्छा नज़र आता है। वो एक छोटी सी सनरूफ आगे की तरफ दे देते हैं ना, उसकी एक्चुअली ज़्यादा यूटिलिटी नहीं है। एक अरुण पवार हैं जो कि काफ़ी फेमस ऑटो व्लॉगर हैं, आई थिंक उनके ब्रदर एक बार सेल्टॉस की सनरूफ में से निकलने की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने बोला था कि भी मज़ा नहीं आ रहा, मैं इसमें ढंग से फिट नहीं हो पा रहा। तो वो वीडियो देख के भी मुझे ऐसा फील हुआ कि यार सनरूफ जो है वो दे तो देते हैं, बट उसकी शायद यूटिलिटी उतनी ज़्यादा हो नहीं पाती। और सनरूफ हमेशा कौन खोल के रखता है? यूजुअली सनरूफ की मैंने देखा है यूटिलिटी ऐसे होती है कि जो शीशे वाला पोर्शन है वो बंद होता है, और अंदर की जो कवरिंग होती है लोग यूजुअली उसको खोल के रखते हैं कि थोड़ा सा उजाला आता रहे, बाहर का व्यू दिखता रहे। तो अगर व्यू ही देखना हो तो मुझे लगता है पैनोरामिक ज़्यादा बेटर है, और अगर बंदी रखनी है तो आई थिंक सनरूफ ना भी हो तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और इतनी छोटी सी सेगमेंट की कार में सनरूफ की यूटिलिटी मुझे लगता है कि शायद वैसी भी ज़्यादा है नहीं। ये मेरा ओपिनियन है, आप लोग जो वीडियो देख रहे हो आप लोगों को शायद लगे कि सनरूफ तो मस्ट है, वो तो होनी ही चाहिए थी। खैर आजकल कार मेकर जो है वो कस्टमर्स की सुनते भी हैं। जब काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स एक रिव्यू देते हैं किसी चीज़ का कि यार ये चीज़ मिसिंग है, ये होता ना तो और अच्छा रहता, तो ये कहीं ना कहीं बातें डीलर से लेके मैन्युफैक्चरर तक जाती हैं। और आपने देखा भी होगा कि कई बार मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो गाड़ियों में काफ़ी चेंजेस भी करते हैं। फॉर एग्जांपल जो 2023 किया सेल्टॉस है, जिसकी वीडियो मैंने डाली भी हुई है, आप चाहें तो आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। सुनने में आ रहा है कि उसमें पैनोरामिक सनरूफ और एडास फीचर्स आने वाले हैं। हालांकि एडास अभी मेन स्ट्रीम हुआ नहीं है, MG ग्लॉस्टर या फिर XUV 700 जैसी जो प्रीमियम कार्स हैं वो ही ऑफर करती हैं, बट क्योंकि कार मेकर को लग रहा है कि ये फीचर्स ऐसे हैं विच आर बीइंग वाइडली एक्सेप्टेड बाय द पीपल, तो उन चीज़ों को और 360 डिग्री कैमरा उसको भी सेल्टॉस में किया वाले इंक्लूड करने की कह रहे हैं जो 2023 मॉडल है उसमें। सो प्रोबेबली C3 के अंदर भी अगर ऐसा लगे लोगों को कि ये चीज़ें मिसिंग है,
तो सिट्रोएन वाले प्रॉब्लली इस चीज़ को सुनेंगे एंड आगे चल के कुछ और हायर वेरिएंट्स निकाल सकते हैं इन चीज़ों को इंक्लूड करते हुए। लेकिन माना कि ये चीज़ें इसमें नहीं है, फिर भी इन चीज़ों को हटा के भी अगर आप गाड़ी का प्राइस देखो तो कार काफ़ी प्राइस कॉम्पिटिटिव तो है एंड इट हैज़ दी पोटेंशियल टू ब्लो अप इट्स कॉम्पिटिटर्स। इनफैक्ट टाटा पंच को तो एक अच्छा खासा कॉम्पिटिशन मिलने वाला है, क्योंकि आप देखो ना, अगर आपको एक ऐसी कार मिल रही है जो कि लुक्स में अच्छी है, स्टाइलिश भी है, आपको एक अच्छा खासा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट दे रही है, इंजन इतना पावरफुल है, माइलेज भी अच्छी दे रही है। क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में देखो फीचर्स, ये लग्जरी वो सब तो ठीक है, बट कहीं ना कहीं हमें हार्ट टू हार्ट ऐसा लगता है कि यार कार की माइलेज अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये फीचर्स वगैरह का शौक जो है वो तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। अल्टीमेटली हम जब 5, 7, 8, 10 साल जितने भी साल गाड़ी रखते हैं तो माइलेज एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा हर बार पिंच होती है। जितनी बार भी आप गाड़ी चलाते हो, जितनी बार भी आप एक्सीलेटर दबाते हो, जितनी बार भी आप अपना इंजन ऑन रखते हो, ये चीज़ें जो कंटिन्यूसली आपको फील होती रहती है। फीचर्स का शौक तो चलो निकल जाता है। इस मामले में कई बार हम फ्यूल एफिशिएंसी के चक्कर में एक अंडर पावर्ड इंजन ले लेते हैं और बाद में लगता है कि यार चलो चलाने में मज़ा तो नहीं है, उतनी डायनेमिक नहीं है, लेकिन माइलेज अच्छी दे रही है। पर इस कार के अंदर क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन, इसकी इंजन की पावर वो बहुत अच्छी है, कंबाइंड विद द एडेड बेनिफिट ऑफ अ गुड फ्यूल एफिशिएंसी, तो मुझे इंजन के मामले में गाड़ी काफ़ी अच्छी वैल्यू प्रोपोजिशन लग रही है। बाकी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि हमारे लोग इस गाड़ी को कितना पसंद करते हैं, इसके सेल्स फिगर कैसे रहते हैं। क्योंकि अगर मैं C5 के सेल्स फिगर्स की बात करूं तो कार ने कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करा नहीं है। तो ये थी एक मेरी छोटी सी टेक सिट्रोएन C3 के ऊपर। अगर और कोई क्वेश्चन या डाउट्स हैं या आपको कोई एडेड इन्फॉर्मेशन देनी है जो शायद मैंने इस वीडियो में मिस आउट कर दी हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर ऑल। आप लोग अपने कमेंट्स उसमें डाल सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। सी यू लेटर, बाय।